नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। और जो लोग अच्छे नहीं हैं वह सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उसके बाद अपने पढ़ाई का ध्यान रखें और तीसरे नंबर पे अपने जीवन से जुड़ी हुई अन्य चीज़ों का ध्यान रखें, जैसा कि आप लोग हमेशा रखते हैं। तो यदि आप हमारे पुराने छात्र हैं तो आपको पता होगा कि हम लोग पिछले लेक्चर से एक नए चैप्टर की शुरुआत किए थे और वह चैप्टर आपके यूजीसी नेट पेपर 1 के सिलेबस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप पेपर 1 का सिलेबस जब निकालोगे तब आप यूनिट नंबर 10 में जाएंगे, तब वह आपको यूनिट दिखाई देगा, वह सिलेबस, वह चैप्टर आपको दिखाई देगा, जिसे हम लोग हायर एजुकेशन सिस्टम के नाम से जानते हैं। और इसमें पॉलिसी एवं गवर्नेंस भी हमें पढ़ना है। तो यदि आपने पिछले लेक्चर को नहीं देखा है तब आप चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए या फिर आप यूट्यूब में डायरेक्ट जाकर सर्च कीजिएगा हायर एजुकेशन बाय अमृत राज सर, तब सबसे ऊपर में आपको हमारा लेक्चर आ जाएगा और आप वहां से लिंक पे क्लिक करके जा करके उसको देख सकते हैं। जब आप उसको देखिएगा उसके बाद ही इस वीडियो को देखिएगा, तब चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएंगी और सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है उस यूनिट के तहत उसके बारे में हमने विस्तार से पहले वीडियो में बताया है, इसीलिए आपको पहला वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। तो चलिए फिर आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं, सबसे पहले उसके बारे में इन शॉर्ट जानते हैं। आज हम लोग बेसिकली बात करेंगे एजुकेशन के बारे में। हालांकि पिछले वीडियो में भी हमने एजुकेशन के बारे में बात किया था कि एजुकेशन क्या है और उससे समाज में कैसे हम लोग समाज को प्रगतिशील बना सकते हैं, समाज को कैसे संगठित कर सकते हैं, समाज को कैसे साइंटिफिक टेम्परामेंट वाला बना सकते हैं, इन तमाम सारे चीज़ों के बारे में बात किया था। उसके बाद हमने बात की थी यूनेस्को के द्वारा, जो यूनेस्को ने कहा था कि लर्निंग के 4th पिलर होते हैं, यानी 4 उसके पिलर होते हैं। जैसे देश में 4 पिलर है ना, कौन कौन पिलर है आप एक बार बताना। उसी तरीके से यूनेस्को ने कहा था कि लर्निंग का 4 पिलर होता है। लर्निंग में टोटल 4 स्तंभ होते हैं। कौन कौन होते हैं यहाँ पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। तो फिर आज हम लोग एजुकेशन में क्या चर्चा करने वाले हैं। एजुकेशन में हम लोग चर्चा करेंगे कि भारत में कितने प्रकार की शिक्षा प्रणाली है, यानी शिक्षा जो हमारा है, शिक्षा व्यवस्था है, उसमें कितने लेयर पे एजुकेशन बटा हुआ है, उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। और इसी में मेरे ख्याल से 15 से 20 मिनट का यह लेक्चर होना चाहिए, इसमें हम लोग इसको कवर कर लेंगे। तो आइए फिर आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आप हेडिंग दे दो एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन को लेकर के बहुत सारी बातें हमने कही थी पिछले लेक्चर में। इसमें थोड़ा सा बात यह जान लीजिए कि एजुकेशन को अनुच्छेद आर्टिकल 45 के तहत, ठीक है, यह बताया गया है कि यह सेंटर और स्टेट दोनों का ज्वाइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी है। दोनों का ज्वाइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि देश में एजुकेशन को मैंडेटरी किया जाए और सभी को उपलब्ध करवाया जाए। ठीक है, सभी को उपलब्ध कैसे होगा, जब इसको निःशुल्क कर देंगे। ठीक, तो एक चीज़ आपको समझ में आना चाहिए कि जब विषय का सूची का बंटवारा किया गया, जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे तो वहाँ पे जब विषयों की सूची को पढ़ेंगे तो 3 प्रकार के सूची हैं। ठीक, एक को बोलते हैं संघ सूची जो कि सेंटर लिस्ट है, और एक को बोलते हैं राज्य सूची। यदि आप नहीं जानते हैं तब आप लिख सकते हैं, जैसे एक है संघ सूची, एक है राज्य सूची और तीसरा है, बताइए, समवर्ती सूची। इसको बोलते हैं सेंटर लिस्ट, इसको बोलते हैं स्टेट लिस्ट और इसको हम लोग कहेंगे कंकरेंट लिस्ट। इन तीनों में क्या फर्क है, इसको थोड़ा सा समझिए। संघ सूची के अंतर्गत जितने भी सब्जेक्ट आएंगे उस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सेंटर को है। संघ कहने का अर्थ क्या है, यहाँ पे भारत सरकार ऐसे समझिए, और राज्य कहने का मतलब राज्य सरकार, चाहे किसी भी राज्य की सरकार हो। और समवर्ती कहने का मतलब क्या है कि समवर्ती सूची में वैसे सब्जेक्ट आएंगे जिस पे कानून बनाने का अधिकार राज्य को भी है और केंद्र को भी है। लेकिन यदि दोनों में क्लैश होगा, यदि दोनों में मनमुटाव होगा, यदि दोनों में उसको लेकर के डिबेट होगा, तो अंततः यानी लास्ट में जो माना जाएगा वह सेंटर के लॉ को माना जाएगा, सेंटर के नियम को माना जाएगा। लेकिन
राज्य सूची में सेंटर कुछ भी नहीं कर सकता है। राज्य सूची में जितने भी विषय आएंगे उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ उस राज्य को है। उसी तरीके से केंद्र सूची में जितने भी सब्जेक्ट आएंगे उस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसका है? सेंटर का है, जो भी भारत सरकार में जो भी रहे। उसके बाद जो शिक्षा है, यदि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि सेंटर और स्टेट दोनों का ज्वाइंट कमिटमेंट है। क्या कमिटमेंट है? कि शिक्षा को मैंडेटरी किया जाए और शिक्षा को निःशुल्क किया जाए। किसके तहत? अनुच्छेद 45 के तहत, आर्टिकल 45 के तहत। तो एक चीज आपको क्लियर हो गया होगा कि जहां पर भी ज्वाइंट कमिटमेंट होगा वह सभी के सभी सब्जेक्ट कहां चले जाएंगे? कंकरेंट लिस्ट में। क्योंकि यदि अकेले कोई कमिटमेंट है, ठीक, अकेले कोई कमिटमेंट है, जैसे यहाँ पे मान लो सेंटर का कमिटमेंट है तो संघ सूची में जाएगा, यहाँ पे स्टेट का कमिटमेंट है तो राज्य सूची में जाएगा, और दोनों का कमिटमेंट किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के हो तब कहाँ चला जाएगा? कंकरेंट लिस्ट में। समझ में आ गई बात? जैसे रक्षा से रिलेटेड इशू है तो नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड इशू कहाँ पे जाएगा? सेंटर में है। अभी हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ रहे हैं और यहाँ से आपसे सवाल पूछा भी नहीं जाएगा। ये तो मैंने आपके जानकारी के लिए बता दिया कि ये आपके पास बेसिक होना चाहिए थोड़ा सा, तभी आपको चीज़ें समझने में आसान होती है। समझ में आ गई बात? तो आगे बढ़े, ठीक है। अब एक दिन हम लोग क्या करेंगे ना, चूंकि इसमें हम लोग को फंडामेंटल राइट्स से भी सवाल पूछे जाते हैं, तो जब हम लोग वहाँ पे करेंगे तो एक लेक्चर हम लोग इसी पे कर लेंगे। सेंटर लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं और स्टेट लिस्ट में कौन कौन आता है, कंकरेंट लिस्ट में कौन कौन आता है, वो हम लोग कर लेंगे। लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है अभी, तो उसको जानना बेवकूफ़ी होगा अभी यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए फिर एजुकेशन के बारे में चर्चा करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है बेसिकली आप लोग जानते होंगे कि हमारे यहाँ 3 प्रकार का एजुकेशन चलता है, 3 लेयर पे। इसके 3 लेयर्स हैं, 3 लेयर्स हैं। एकदम कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, अभी सारा चीज़ को भूल करके आप यहाँ पे फोकस रखो, हमसे बात करो अभी, तभी सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो बात करते हैं, पहला लेयर जो है प्राइमरी लेयर है, दूसरा लेयर जो है वह सेकेंडरी लेयर है, और तीसरे लेयर को हम लोग टर्शियरी लेयर कहते हैं। टर्शियरी लेयर हिंदी में जो पढ़ते हैं वह लिख सकते हैं, इसको प्राथमिक कहते हैं, और इसको मेरे ख्याल से द्वितीयक कहना चाहिए, और इसको हम लोग तृतीयक कह देंगे। बहुत ज़्यादा शुद्ध हिंदी नहीं हो गया? हाँ, प्राथमिक लेयर है और एक सेकेंडरी लेयर है और एक टर्शियरी लेयर है। अब हर एक लेयर में छोटा छोटा हिस्सा बटा हुआ है। जैसे प्राइमरी लेयर में जाएंगे तो प्राइमरी लेयर भी है जो 2 हिस्सों में बटा हुआ है, ठीक, प्राइमरी लेयर भी जो है 2 हिस्सों में बटा हुआ है। जैसे सेकेंडरी लेयर में जाते हैं तो एक तो सेकेंडरी लेयर तो है ही, और एक को बोलते हैं सीनियर सेकेंडरी। सीनियर सेकेंडरी, समझ में आ रही बात? उसी तरीके से प्राइमरी में भी जाते हैं तो 1 to 5 को लेकर के जो है इसको प्राइमरी कहते हैं, ठीक, मेरे ख्याल से प्राइमरी कहना चाहिए, ठीक है। और 5 से 8 तक जो होगा वह कहाँ होगा? वह सेकेंडरी, इसको कह सकते हैं हायर प्राइमरी। इस तरीके से लेयर बटा हुआ है। अब आप टर्शियरी में आओगे तो टर्शियरी में आएंगे तो यहीं पे आपका आता है हायर एजुकेशन, इसी को हम लोग हायर एजुकेशन कहते हैं। तो एक एक करके इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले प्राइमरी एजुकेशन के बारे में जानते हैं। प्राइमरी एजुकेशन में मैंने बताया कि 1 to 5 कहाँ पे आएगा? प्राइमरी में आएगा। तो सामान्य तौर पे यदि आप बिहार के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, या फिर सामान्य तौर पे भारत के किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगे तो मूल तौर पे 1 to 8 जो है वह प्राइमरी में ही काउंट कर लिया जाता है, ठीक है। 1 to 8 एक ही स्कूल में पढ़ाई होता है। लेकिन संयोग से मैं जिस स्कूल में पढ़ रहा था वहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन जो था 1 to 5 ही था। तो 1 to 5 था। उसके बाद मेरे गाँव के ठीक बगल में एक हाई स्कूल था और वहाँ पे जो था वो 6 से लेकर के 10 तक पढ़ाई होता था, ठीक। तो मुझे याद है कि जब 1 to 5 मैंने यानी कि प्राइमरी वाला एजुकेशन जब हासिल कर लिया था तो उसके बाद चूंकि यहाँ पे आसपास में एक स्कूल था, बहुत दूरी पे था, आसपास में नहीं था, बहुत दूरी पे था एक स्कूल जहाँ पे 6 से लेकर के 8 तक पढ़ाई होता था, ठीक।
तो हमारे कुछ दोस्त थे जो यहाँ पे चले गए पढ़ने और कुछ दोस्त जो थे ये यहाँ पर आ गए पढ़ने साथ में, ठीक। हालांकि जो यहाँ पे गए थे वो बाद में फिर यहीं पर आकर के मिले, मतलब 3 साल यहाँ पे इन्होंने मजा लिया, फिर यहाँ आने के बाद फिर 3 साल बाद यहाँ आए। तो यहाँ तब तक तो पुराना हो चुके थे, मैं तो पुराना हो चुका था ना यहाँ पे, तो फिर खैर छोड़ो यार। तो 1 to 5 देख लिए ना, यहाँ से क्रॉस करने के बाद सामान्य तौर पे हम लोग यहाँ पे पढ़ने जाते हैं। भारत के एजुकेशन सिस्टम की बात करें तब, लेकिन कई जगहों पे यह व्यवस्था भी कराई गई है। इसीलिए प्राइमरी एजुकेशन को हम लोग 2 हिस्सों में बांट करके देखते हैं, पहला 1 to 5 और दूसरा 6 to लेकर के 8 तक। समझ में आ गई बात? इसमें और कुछ भी नहीं जानना है, इतना तक समझ में आएगा तो फिर मतलब सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिर आगे देखोगे आप, पढ़े होगे कि 1 से लेकर के 14 साल तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान किया गया। 1 से लेकर के 14 साल तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान किया गया। तो सामान्य तौर पे बच्चा जो है वह जब मतलब 5 साल का हो जाता है तब उसका एडमिशन होता है स्कूल में। जैसे जब भी मैं भी 5 साल का हो गया था तब एडमिशन हुआ स्कूल में, सामान्य तौर पे तो यही होता है। तो अब मान लो कि 1 से लेकर के 8 तक पहुंचने में और 5 साल तो पहले इसने एडमिशन ही लिया, ठीक, मतलब 5 साल इसको होशो हवास आने में लगता है, उसके बाद बच्चा स्कूल में जाएगा। नहीं तो बच्चा स्कूल में चला जाएगा, फिर पता चला कुछ से कुछ कर रहा है स्कूल में। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे 5 साल जोड़ लो और यहाँ पे 8 साल जोड़ लो, यानी कि टोटल 13 साल। तो 1 साल इन्होंने एक्स्ट्रा लेकर के चला 14 साल तक, ठीक। तो इन्होंने कहा कि 1 से लेकर के 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान किया जाए। इसी को हम लोग दूसरे अर्थ में यह कह सकते हैं कि एक ऐसा नियम लाया गया जिसके तहत यह व्यवस्था की गई कि प्राइमरी एजुकेशन भारत के सभी बच्चों के लिए मैंडेटरी एवं निःशुल्क कर दिया जाए। समझ में आ रही बात? वह कौन सा अधिनियम था उसको थोड़ा सा लिख लीजिए, उससे आपसे सवाल पूछा जाता है। तो डेट लिखिएगा, मेरे ख्याल से 2009 ही होना चाहिए, हाँ ठीक। मिटाए एक अधिनियम बनाया गया जिसको आरटीई कहते हैं हम लोग। आरटीई कब बनाया गया? यह बनाया गया 2009 में। 2009 में कौन थे सरकार में? ऑब्वियसली मनमोहन सिंह ही होना चाहिए, ठीक। तो कांग्रेस की सरकार में 2009 में आरटीई एक अधिनियम बनाया गया। इसको कहते हैं राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन कब लाया गया? 2009 में लाया गया था। किस लिए लाया गया था? इसलिए लाया गया था कि 1 से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा जो है, प्राइमरी एजुकेशन जो है वो मैंडेटरी कर दिया जाए और उनको निःशुल्क दिया जाए। आगे चल करके मतलब वो जो मिड डे मील वगैरह का भी व्यवस्था किया गया है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी फिलहाल यह समझिए कि राइट टू एजुकेशन, और इन लोगों ने क्या चालाकी किया कि कोई भी सरकार आए इसको देना ही पड़ेगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लो कांग्रेस की सरकार ने अधिनियम पारित कर दिया और अगले सरकार आकर के इस लॉ को ही रिजेक्ट कर दे। तो इन्होंने क्या किया कि राइट टू एजुकेशन को अनुच्छेद 21 के साथ जोड़ दिया, अनुच्छेद 21 के साथ, ठीक। और अनुच्छेद 21 तो ऑलरेडी था ही, लेकिन 21 में इन्होंने क्या कर दिया? 21 का क, और इसके साथ इन्होंने इसको ऐड कर दिया। अंग्रेजी में एक कहते हैं, घबराने की बात नहीं है। तो आपसे पूछा जाएगा कि शिक्षा का जो अधिकार है आरटीई जो है वह किस आर्टिकल में शामिल है, तो आप क्या लिखेंगे? अनुच्छेद 21 का क। समझ में आ रही बात? अनुच्छेद 21 नहीं, अनुच्छेद 21 के ब्रैकेट में क रहेगा जो, क्योंकि अनुच्छेद 21 क्या है? अनुच्छेद 21 है जीने का अधिकार, राइट टू लिव। तो आपको पता होगा यदि आप फंडामेंटल राइट पढ़ोगे तो 12 से लेकर के 35 तक फंडामेंटल राइट है। अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक फंडामेंटल राइट्स की चर्चा की गई है। तो इसी में 21 आता है बीच में, और 21 में क्या है? राइट टू लिव। इसको भी आप याद रखना, जिंदगी जीने का अधिकार। इसी में प्राइवेसी वगैरह सब कुछ का मसला आ जाता है, इसलिए इसको ज़्यादा समझना है। अब इसी में क में शामिल कर दिया गया, तो आप समझ रहे हो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स हो गया। तो कोई भी सरकार आएगी तब तो इसको हटाना मुश्किल हो गया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक है वहाँ पे इसको फंडामेंटल राइट्स में शामिल कर दिया गया। समझ में आ गई बात? हालांकि अधिनियम 2009 में बना, लेकिन इसको जो लागू करवाया गया उसका डेट लिख लीजिए, क्योंकि ये लोग और कंफ्यूज करके आपसे पूछ सकते हैं कि चलो यहाँ तक तो आपने याद कर लिया कि चलो अधिनियम 2009 में बना था,
ये भी याद कर लिए। अनुच्छेद 21 के क में भी शामिल किया गया था, ये भी याद कर लिए। अनुच्छेद 21 राइट टू लिव है, ये भी याद है। अनुच्छेद 21 का क कहता है राइट टू एजुकेशन, ये भी याद कर लिए। लेकिन आपसे पूछ दिया जाए कि यह जो कानून बनाया गया वह लागू कब से किया गया। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन तो बन करके पहले तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 से वह लागू हुआ। और बन कब गया था? 24 नवंबर 1949 में ही बन गया था। तो काफ़ी पहले बन गया, 2-3 महीना पहले तो बन ही गया है, लेकिन 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। उसी तरीके से 1 अप्रैल 2010 से इस जो एक्ट है, यह जो रूल है, यह जो अधिनियम है, वह यहाँ से लागू होता है। समझ में आ गई बात? उससे पहले क्या चल रहा था कि 2000 के दौर में, ठीक है, एक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उस समय, तो एक प्रोजेक्ट लाया गया था एजुकेशन को ही लेकर के। उसको हम लोग कहते थे क्या कहते थे? सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान। इसी में ज्ञान गुहर चला था, ज्ञान गुहार। जब बचपन में थे तो हमारे पिताजी भी इसी में पढ़ाते थे। सर्व शिक्षा अभियान के तहत उनको भी शिक्षक बनाया गया था। ठीक, अब है कि ज्ञान गुहार। ज्ञान गुहार पहले बाद में समझ में नहीं आता था। पहले लगता था कि घर के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ रहता था, सर्व शिक्षा अभियान ज्ञान गुहार, और उसमें बहुत सारे जो लोग थे, मतलब प्रौढ़ लोग भी पढ़ने के लिए आते थे। जितने भी वयस्क लोग थे सभी पढ़ने के लिए आते थे, और कुछ चीज़ें समझ में नहीं थी। बहुत तो बच्चा था उस समय, 2000 वगैरह में कितना रहा होगा, मतलब मुश्किल से 6 साल का रहा होंगे, 5 या 6 साल का। ठीक, तो लेकिन चीज़ें याद है अब तक। तो उस समय क्या हुआ था, ज्ञान गुहार का अर्थ ही समझ में नहीं आता था। लेकिन अब समझिए, यहाँ पे अर्थ यूं ही स्पष्ट है, ज्ञान के लिए गुहार लगाया जा रहा है। ठीक, सभी को जोर जोर से, मतलब चिल्ला चिल्ला करके, सबको घूम घूम कर करके एजुकेशन बांटा जा रहा था। तभी सोचे कि अब पिताजी पढ़ाते हैं तो मतलब उनसे उम्र के बहुत बड़े बड़े उम्र के लोग आते थे, उनसे बहुत छोटे छोटे लोग भी पढ़ने के लिए आते थे। आसपास के जितने भी लोग, सभी लोग पढ़ने के लिए आते थे। तो यहाँ पे गुहार लगा लगा करके लोगों के अंदर ज्ञान का संचार किया गया, ज्ञान बांटा गया। तो यह प्रोजेक्ट चला था। तो इसमें यह तय किया गया था कि प्राइमरी एजुकेशन जो है, लिख लीजिएगा, प्राइमरी एजुकेशन जो है वो 2015 तक, ठीक है, 2015 तक सब भारत के सभी बच्चों को जो 1 से 14 साल के बीच में थे, सभी बच्चों को मिल जाना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, संयोगवश चूंकि यह फंडामेंटल राइट्स में शामिल नहीं था, तो बहुत सारी सरकारें आई जो अपने स्तर पे काम नहीं कर पाई। तो यह जो मिलेनियम गोल था वह कहीं न कहीं डिफ्यूज कर गया, यानी उस पर काम ही नहीं हुआ, वो प्रोजेक्ट पूरा ही नहीं हुआ, तो वह समाप्त हो गया वहाँ पे। तब जाकर के क्या किया गया कि अब चूंकि यह जो लॉ लाया गया 2010 वाला, 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ, इसके तहत अब इन्होंने शामिल किया है, लिखिएगा, अब इन्होंने जो मिलेनियम गोल था इसको चेंज करके ये क्या किए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में शामिल कर दिए, जो कि और लंबे समय के लिए होता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है SDL, SDG, इसमें लोग तय किए कि अब जो है 2030 तक 1 से 14 साल के बच्चे जितने भी हैं भारत में, उन सभी को एजुकेशन मिल जाना चाहिए। कैसे? निःशुल्क और मैंडेटरी, निःशुल्क और मैंडेटरी। समझ में आ रही बात? तो यहाँ मेरे ख्याल से यदि ये वाला भी समझ लिए होंगे तो ये लोग सवाल में और ज़्यादा थोड़ा सा बेसिक जाएंगे, डेप्थ जाएंगे, तब भी आप सवाल तक पहुँच जाओगे, आंसर तक पहुँच जाओगे। यहाँ तक क्लियर है? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है ज़्यादा। तो प्राइमरी एजुकेशन समझ में आ गया। प्राइमरी एजुकेशन 2 होते हैं, 1 to 5 और 6 to 8। ऐसे जो स्कूल होता है ना, 6 to 8 वाला जो स्कूल था हमारे यहाँ, उसका नाम था मिडिल स्कूल, और जो 6 to 10 वाला था जहाँ मैं जाता था पढ़ने, उसका नाम था हाई स्कूल। ठीक, तो ऐसा थोड़ा सा मतलब फीलिंग आता था दोस्तों के बीच में, जब वो लोग आते थे क्लास से, तो ऐसा फील आता था कि मैं हाई स्कूल में पढ़ता हूँ और वो लोग मिडिल स्कूल में पढ़ते हैं। मिडिल थोड़ा सा लो होता है ना, हाई थोड़ा सा, नाम ही में हाई है, हाई, मिडिल, लो। चलो अब थोड़ा सा यहाँ देखते हैं, पर हुआ कुछ नहीं, देख ही रहे हो, अभी बोर्ड घस रहे हैं। आगे देखते हैं हम लोग। दूसरे नंबर पे बात करें, यदि सेकेंडरी एजुकेशन की बात करें, तो सेकेंडरी एजुकेशन में क्या होगा, मैंने बताया कि एक तो सेकेंडरी होगा ही और दूसरा सीनियर सेकेंडरी होगा। तो सेकेंडरी में कौन कौन आएगा? जब हम लोग 1 to 8 बात कर रहे थे तो 1 to 5 प्राइमरी और 1 to 6 to 8 कौन सा? सीनियर प्राइमरी।
उसके बाद जब सेकेंडरी में आएंगे तो 9 और 10 आ जाएगा, यानी कि क्लास 9 जो होगा और क्लास 10 जो होगा वो सेकेंडरी में आ जाएगा। समझ में आ रही बात? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है ना? हाँ। अब देखो यह जो है सीनियर सेकेंडरी, इसमें कौन कौन आ जाएगा? 11th और 12th बोर्ड होता है ना, और 10th भी बोर्ड होता है। जब हम लोग पढ़ रहे थे तो एक क्लास पहले, मतलब एक क्लास पहले नहीं, 2-3 क्लास पहले, उस समय 8वां का भी बोर्ड कर दिया गया था। तो हम लोग पूरा डर गए थे कि 8वां में बोर्ड है। बोर्ड एग्जाम को लेकर के एक अजीब टाइप का मतलब हवा बना दिया गया था हाई स्कूल में कि बोर्ड एग्जाम में ऐसे सवाल पूछा जाता है, ये वो फलाना ढिमकाना, चोरी वगैरह नहीं चलता। ऐसे कौन सा हाई स्कूल में चोरी चलता था? वहाँ भी नहीं चलता था। ठीक, तो कहाँ पे जब आए हम लोग एग्जाम देने के लिए तो पता चला 10th का बोर्ड हो गया है और 8 वाला जो बोर्ड था वो हट गया है। तो 10th का बोर्ड जब दे रहे थे तो एक अजीब टाइप का मतलब फील आता था कि नहीं कुछ कर रहे हैं, कुछ किए नहीं। ठीक है, तो 10th वाला बोर्ड है यहाँ पे, इसी को हम लोग सेकेंडरी कहते हैं। उसी तरीके से 12th वाला बोर्ड है, उसको हम लोग सीनियर सेकेंडरी कहते हैं। लेकिन सीनियर सेकेंडरी में ध्यान रखिएगा 11th और 12th दोनों आता है। 11th के बगैर 12th कहाँ? ठीक है, 11th के बगैर 12th नहीं है। जैसे हम लोग 11th में पढ़ते थे क्या, कैलकुलस पढ़ते थे। कैलकुलस यहाँ पे बहुत जम करके पढ़ना था। अब 12th में आ गए तो यहाँ पे माफ़ करना, कैलकुलस कह रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री बहुत पढ़ना था। 12th में आ गए तो कैलकुलस पढ़ना था मैथ में। मैं मैथ का स्टूडेंट रहा हूँ इसलिए मैं कह रहा हूँ। अब देखो बिना ट्रिग्नोमेट्री का कैलकुलस बनाना तो मतलब बिल्कुल वैसा ही था, कैसे बोले, मतलब कि बिना बिपिन चंद्रा को पढ़े हुए मॉडर्न इंडिया को समझना ढंग से। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब बिना उसको पढ़े हुए समझा नहीं जा सकता है, लेकिन ठीक ठाक पढ़ा जाता है उसको देश में, तो पढ़ना चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्री के बगैर जिस तरीके से हम लोग कैलकुलस को नहीं समझ सकते हैं, उसी तरीके से सेम बात है 11th के बगैर हम लोग 12th में कैसे जा सकते हैं, इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। इसलिए सीनियर सेकेंडरी में दोनों को काउंट किया जाता है। यहाँ तक समझ में आएगी बात? तो 10th के बाद हल्का हल्का डिसाइड होने लगता है कि हमारा जो लाइफ है वो किधर मुड़ेगा। क्या हम लोग इंजीनियर बनेंगे, क्या हम लोग डॉक्टर बनेंगे। जब 10th मैंने भी पास किया था तो उस समय मतलब उस समय का डायरी निकालता हूँ अभी भी, तो उसमें लिखा हुआ है ई और छोटा वाला आर, कैपिटल वाला ई और छोटा वाला आर, डॉट अमृतराज, इंजीनियर अमृतराज। ठीक, 10th पास करने के बाद स्थिति कैसे कैसे बदला आगे देखते हैं हम लोग। ठीक, तो यहाँ पर 10th के बाद हल्का फुल्का डिसाइड होने लगता है कि हमारा जो फ्यूचर है वह किधर जाने वाला है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन होता है, तो साइंस लीजिए, आर्ट्स लीजिए या कॉमर्स लीजिए। 3 ऑप्शन होता है। हम लोग तो मतलब कॉमर्स को काउंट ही नहीं करते हैं, कॉमर्स आसपास कोई था ही नहीं तो इसलिए ध्यान में नहीं रहता, लेकिन यह भी ऑप्शन था। ठीक, तो यहाँ से हम लोग थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का डिसाइड करते हैं। लेकिन जब 12th भी हम लोग कर लेते हैं तो मान लो कि आपने कॉमर्स कर लिया, तब उसके बाद लगभग डिसाइड हो जाता है कि किधर जाएंगे। लेकिन भारत में कुछ ऐसे एग्जाम हैं जहाँ पे आप साइंस से पढ़ो, आर्ट्स से पढ़ो, कॉमर्स से पढ़ो, उनको कोई मतलब नहीं है, कोई भी फॉर्म भर करके वहाँ पे जाएगा। तो फिर इन सारे चीज़ों का कोई मतलब ही नहीं रह जाता, कहीं से कोई भी पढ़ करके आया, मिलना है एक ही जगह पे। ठीक, अभी जहाँ पे वहाँ पे लगभग कभी कई लोग कॉमर्स से पढ़ करके आए, हिस्ट्री में PhD कर रहे हैं। ऐसे होता है, कर लो। समझ में आ गई बात? अब सेकेंडरी के बाद आगे बढ़ते हैं जो हम लोग के लिए है। सेकेंडरी के बाद आप यदि आगे बढ़ोगे तो तीसरे लेयर की बात करें तो वह टर्शियरी लेयर कहलाता है। और टर्शियरी लेयर में कौन कौन आ जाएंगे? टर्शियरी लेयर को ही हायर एजुकेशन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? हायर एजुकेशन। अब टर्शियरी लेयर पे जब आएंगे ना तो यहां से 2 हिस्सों में बटेगा। ठीक, एक तो हायर एजुकेशन वाला मसला है और दूसरा जो इसका टाइप बटेगा वह इधर लिख लीजिएगा, ट्रेनिंग के बेस पे जो होता है। ट्रेनिंग के बेस पे कुछ कोर्सेज होते हैं जो 12th के बाद होते हैं, जैसे पॉलीटेक्निक वगैरह होता है ना। पॉलीटेक्निक कहने के लिए बहुत फोर्स किया गया था, करने के लिए, कहने के लिए नहीं। मतलब हमारे एक टीचर थे, उन्होंने तो ज़बरदस्ती मेरे घर पे कॉल लगा करके बोल दिया कि बच्चा बहुत तेज़ तरार है मैथ वगैरह में, इसको पॉलीटेक्निक में भेज दीजिए, ये अच्छा खासा इंजीनियर बनेगा। अब पता है मैथ पे इंजीनियरिंग कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये ट्रेनिंग के बेस पे कुछ कोर्सेज हैं और यहाँ पे टर्शियरी में ही जो इसका दूसरा पार्ट है उसको हम लोग हायर एजुकेशन के नाम से जानते हैं। अब इसमें देखते हैं कि जब ट्रेनिंग वाले मसले पे आएंगे तो यहाँ पे 2 तरीके का अप्रोच निकल करके आएगा। कौन कौन आएगा? पहला जो यहाँ पे कोर्स आता है जो ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं, ट्रेडिशनल कोर्सेज। और दूसरा जो है
न्यू इनिशिएटिव जो लिए जा रहे हैं, न्यू इनिशिएटिव जो लिए जा रहे हैं वो वाले कोर्सेज हैं। तो यदि आपसे कोई पूछे कि ट्रेडिशनल कोर्सेज में कौन कौन से कोर्स आते हैं ट्रेनिंग के बेस पे, तो आप सुने होंगे, आप मतलब आप ही जब 12th किए होंगे तो आप सुने होंगे कि ITI होता है कुछ। हमारे कई सारे दोस्त करके बने हुए हैं ITI में, कई लोग फैक्ट्री में काम करते हैं, कई लोग कुछ, कई लोग ITI में फीटर होता है, पता नहीं और कौन कौन सा ट्रेड होता है, इसमें ITI में भी ट्रेड बटा हुआ है। कई लोग तो मेरे दोस्त हैं ITI कर करके कई रेलवे में गया हुआ है, टेक्नीशियन में काम कर रहा है गुजरात में, वो बैटरी में पानी वानी भरने का काम है। तो बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, किसी का जॉब का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। बैटरी में पानी भरने का काम ही तो काम होता है, कोई भी काम कर सकता है, आप भी कर सकते हो। तो ITI वाला जो हिस्सा है या फिर आप पॉलिटेक्निक का हिस्सा, इसमें आप शामिल कर सकते हो। और कुछ आप लोग जो जानते होंगे ना, आपके मतलब आसपास एरिया में होता होगा कोई कोर्स, तब आप इसको बता सकते हो। ट्रेडिशनल कहने का मतलब बेसिक यही है कि एक परंपरा से चलते आ रहे हैं। जैसे 12th किए ना, तो लड़का के मन में रहता है कि ITI फट से मारना है और उसके बाद रेलवे ड्राइवर बन जाना है फट से, उसके बाद शताब्दी एक्सप्रेस ही चलाना, इधर उधर कोई ट्रेन नहीं, गया पटना वाला पैसेंजर नहीं, डायरेक्ट ही हम वही चलाएंगे शताब्दी। तो ये ट्रेडिशनल का मतलब जो पहले से चलता आ रहा है, सोसाइटी में पहले से जो चीज़ें चलती आ रही है, जिस कोर्सेज के बारे में पहले से लोगों को पता है। लेकिन न्यू इनिशिएटिव में है, जैसे कि मैरी टाइम का जो कोर्सेज है, मरीन कोर्सेज जो हैं, समुद्री तट पे जो जॉब वगैरह लोग करते हैं, इसमें जो कोर्सेज हैं, या फिर नागरिक उड्डयन को लेकर के, एविएशन बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, इससे रिलेटेड जो नए नए इनिशिएटिव ले जा रहे हैं, आप देखोगे कि नया नया डिप्लोमा कोर्सेज आजकल होने लगा है। तो ये सभी के सभी किस में आएंगे? न्यू इनिशिएटिव में, लेकिन ये भी ट्रेनिंग के बेस पे हैं। उसके बाद यहीं पे आप मर्चेंट नेवी को देख सकते हो, है ना, और यहाँ पे इंडियन नेवी है, एयरफोर्स है, SSR वगैरह। एयरफोर्स का मैंने भी भरा था, एयरफोर्स के फॉर्म जब मैंने भरा था तो याद है डेट आ गया था, मेरे सारे दोस्त फॉर्म भर दिए, ठीक। अब लास्ट डेट बचा हुआ था, सब लोग का परसेंटेज हमसे ज़्यादा था और मेरा थोड़ा सा कम था, मतलब 2-4% कम था। हमने लास्ट समय में फॉर्म भरा और पता चला किसी का भी कॉल लेटर नहीं आया, हमारा कॉल लेटर आया। वो लोग तो हमसे पूरा नाराज, 3 महीने तक तो बात ही नहीं किए। उस समय मैं ग्रेजुएशन, मेरे ख्याल से ग्रेजुएशन में एडमिशन ही लिया था, मैं पटना कॉलेज में उस समय पढ़ रहा था, उस समय की बात है, ठीक है। तो पटना कॉलेज वाले साथी नहीं, वो लोग तो बहुत शानदार थे, मतलब उससे पहले वाले जो लोग फॉर्म वगैरह भरे थे, उन लोगों ने 3 महीने तक बात नहीं किया कि हम लोग पहले फॉर्म भरे और हमारा ही कॉल लेटर नहीं आया। तो ऐसा होता है कभी कभी, इसको शायद लक वगैरह कहते हैं, कुछ जो भी हो, वट एवर। तो ITI पॉलिटेक्निक वगैरह किसमें? ट्रेडिशनल ट्रेनिंग वाले कोर्सेज में आ जाएंगे। एंड न्यू इनिशिएटिव में कौन कौन आ सकते हैं? मैरीन वाले कोर्सेज आ सकते हैं, एविएशन वाले आ सकते हैं, मर्चेंट नेवी वाला कोर्सेज आ सकता है। इसमें और कुछ लिखना चाहेंगे तो आप वो भी लिख सकते हैं। पर्यटन वाला लिख लिए, पर्यटन वाला लिख लीजिए, इसी में एविएशन तो लिख लिए ना, तो पर्यटन कर लीजिए। हॉस्पिटैलिटी का कोर्सेज वगैरह होता है आजकल, कैसे गेस्ट वगैरह का स्वागत करना है, मतलब ये सब हॉस्पिटैलिटी का कोर्सेज में सिखाया जाता है। ये नया नया अप्रोच है, ये जॉब होता है। घर में बोल दो तो घर में कुटा जाओगे कि अच्छा तुम लोगों का हॉस्पिटैलिटी करोगे, ये क्या होता है? हॉस्पिटैलिटी का मतलब लोग तो हॉस्पिटल समझ लेंगे, वो नहीं। गेस्ट वगैरह को जो हम लोग आदर सम्मान सत्कार करते हैं, उसके लिए भी अलग से कोर्स होता है, हॉस्पिटैलिटी का कोर्स। समझ में आ रही बात? आतिथ्य बोलते हैं इसको हिंदी में, ये वाला। ये सारे किस में आ जाएंगे? न्यू इनिशिएटिव में यहाँ पे। और इसमें और कौन कौन आ सकता है? जैसे DCA वगैरह होता है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये सारे के सारे, और जो कंप्यूटर से जो रिलेटेड कोर्सेज हैं वो भी इसमें आ सकते हैं। किसमें? ट्रेनिंग के बेस पे, यहाँ पे इसको ट्रेनिंग करके हम लोग जॉब पा लेते हैं। यहाँ तक समझ में आ गई बात? यह भी क्या है? टर्शियरी एजुकेशन। तो टर्शियरी एजुकेशन का बेसिक अर्थ यह है कि 12th के बाद हम लोग जो भी शिक्षा हासिल करते हैं वह सभी के सभी टर्शियरी एजुकेशन के तहत काउंट किए जाएंगे, चाहे वो ट्रेनिंग के बेस का कोर्सेज हो, चाहे वो हायर एजुकेशन से रिलेटेड कोर्सेज हो। यदि ट्रेनिंग के बेस का होगा तो 2 हिस्सों में बटेगा। और कौन हिस्से में कौन कौन आते हैं, मेरे ख्याल से आप समझ में आ गया होगा। इसको मिटाते हैं और हम लोग हायर एजुकेशन वाले कॉलम पे आते हैं। अब देखो, जब हायर एजुकेशन वाले कोर्स में आओगे ना, तो इसको भी हम लोग 2 हिस्सों में बांट के देखते हैं। पहला हिस्सा यहाँ पे कर देते हैं और दूसरा हिस्सा हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं,
ठीक। इसमें आप देखिए हायर एजुकेशन में कौन कौन आएगा, यूजी, पीजी, एमफिल, पीएचडी, पीडॉक, डीलिट, डीएससी। अभी तक आप यहां तक जान रहे होगे, पीएचडी तक, ठीक। ऐसे भारत में सबसे यदि बड़ी पढ़ाई की बात की जाए तो मतलब सामान्य तौर पे पीएचडी को ही माना जाता है, उससे बड़ी कोई डिग्री नहीं है, ठीक। लेकिन इससे आगे भी पढ़ाई होता है। यूजी आपको समझ में आ रहा होगा, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है जो 3 साल का होता है, जिसमें आप बीए करते हो, बीए ऑनर्स भी करते हो, ये सारा चीज़। पीजी का जो प्रोग्राम है सामान्य तौर पे 2 साल का होता है, ठीक। सामान्य तौर पे 2 ही साल का होता है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा। उसके बाद है एमफिल का प्रोग्राम। तो एमफिल का प्रोग्राम जो होता है सामान्य तौर पे 2 साल का होता है, कई जगहों पे 1 साल का होता है, और कई बार आप फेल कर जाते हैं या फिर आप मतलब डिजर्टेशन सबमिट नहीं कर पाते हैं 2 साल के अंतर्गत, तो 1 साल और एक्स्ट्रा दिया जाता है, तो आप कभी कभी 3 साल भी चला जाता है। लेकिन 3 साल रेयर केस में होता है, मैक्सिमम 2 ही साल होता है। समझ में आ रही बात। उसके बाद होता है पीएचडी का कोर्स, जिसके लिए आप पढ़ रहे हो कि जेआरएफ कर लेंगे और उसके बाद फेलोशिप मिलेगा, आराम से बैठ करके पीएचडी करेंगे। तो आराम से बैठ के पीएचडी नहीं होता है। हमारे एक सीनियर थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, अवधेश करके उनका नाम था, पटना यूनिवर्सिटी में। तो जब मैं ग्रेजुएशन में था, मेरे ख्याल से सेकेंड ईयर में था, तो क्लास से निकला था, तो भैया से अचानक से मुलाकात हो गई। तो सेकेंड ईयर में नया नया जुनून चढ़ा था। मैम जो थी, जो हाल फिलहाल में गुजर गई, मैम से ही ज़्यादा इंस्पायर्ड था। तो मुझे लगा था कि अब इसी में करियर बनाना है, तो पीएचडी वगैरह तो करना ही होगा। तो उनसे मैंने पूछा पीएचडी का भैया मतलब एक्चुअल मतलब क्या होता है। ऐसे तो जान ही थे कि डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी उसका फुल फॉर्म होता है, लेकिन वो एक्चुअल मतलब थोड़ा ना होता है। उन्होंने एक्चुअल मतलब बताया, पागल होकर के दौड़ना, पीएचडी। पी का मतलब पागल होकर दौड़ना, क्योंकि वो बोले देखो पागल होकर के हमको दौड़ते हुए देखते हो, मैं पीएचडी कैंडिडेट हूँ। पर फिर भी ऐसा नहीं हो कि डिप्रेशन में चले कि पागल होकर के दौड़ना पड़ेगा। क्या सच में दौड़ना पड़ता है? पागल बना देता है प्रोफेसर लोग। चलो कोई नहीं। पीएचडी सामान्य तौर पे कितने साल का होता है? मिनिमम 3 साल का और मैक्सिमम 6 साल का, ठीक। इसमें मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी लीव सब मिला करके, अब पैटर्निटी लीव भी मिलता है, ठीक है। मैटरनिटी लीव तो मिलता ही था, पैटर्निटी लीव भी मिलता है, समझना। तो पीएचडी सामान्य तौर पे कितने साल का? 3 साल का और मैक्सिमम 6 साल का। उसके बाद पीडॉक होता है जो 1 साल का पढ़ाई है। डीलिट जो है वो भी 1 साल का पढ़ाई है। पीडॉक का फुल फॉर्म होता है पोस्ट डॉक्टरल फेलो, ठीक। थोड़ा सा इसको और मैं समझा देता हूं तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। जैसे हम लोग यूजीसी का एग्ज़ाम देते हैं तो हम लोग नेट पास करते हैं, और नेट में ही जो लड़के बहुत बेहतर करते हैं, शुरुआत का ऊपर का 2-3%, उनको क्या किया दिया जाता है? उनको जेआरएफ दिया जाता है, ठीक। जेआरएफ दिया जाता है। जेआरएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? जूनियर रिसर्च फेलो। फेलोशिप कर लो, फेलो भी करते हैं, ठीक। अब जेआरएफ जब 2 साल तक आपको दिया जाता है तो 2 साल के प्रोग्रेस रिपोर्ट देखने के पश्चात यूनिवर्सिटी का जो डीआरसी कमेटी है, डिपार्टमेंट रिसर्च कमेटी, कई जगह पे पीजीडीआरसी होता है, पीजीडीआरसी, पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट रिसर्च कमेटी, वह आपके प्रोग्रेस रिपोर्ट को देखते हुए तय करती है कि आपको एसआरएफ दिया जाना चाहिए या नहीं। सामान्य तौर पे सभी को दे दिया जाता है, लेकिन एसआरएफ के लिए अप्लाई करना होता है। ऐसा नहीं कि अचानक से अपने आप कन्वर्ट हो जाता है, यह सिस्टम पहले था, अब नहीं है। तो जेआरएफ के बाद आपको एसआरएफ दिया जाता है। एसआरएफ 3 साल तक दिया जाता है। इसीलिए कहते हैं ना कि जेआरएफ पास हो जाओगे ना तो 5 साल तक यूजीसी फेलोशिप देगी। तो 5 साल तक नहीं, 2 साल तक जेआरएफ और 3 साल तक एसआरएफ। इन दोनों में अंतर क्या है? नाम में अंतर है। यहाँ पे देखो जूनियर रिसर्च फेलो थे आप, और अब 3 साल सीनियर रिसर्च फेलो बन करके काम करेंगे। तो नाम के साथ साथ काम में भी अंतर आ जाता है। काम क्या? काम आपका बढ़ जाता है और पैसा भी आपको बढ़ जाता है, सब कुछ बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पे फेलोशिप मिल रहा था 31,000, उसके बाद प्लस एचआरए, यहाँ पे मिलने लगेगा 36,000 प्लस एचआरए, यानी मतलब 8 से 10,000 रुपया लगभग बढ़ जाता है। समझ में आ रही बात? अब आपका मन किया कि पीएचडी तो कर लिए फेलोशिप के थ्रू,
फिर मन किया कि पीएचडी के आगे वाला भी पढ़ाई करें और जिसमें भी हमको फेलोशिप मिलता रहे। तो उसके लिए एक एग्ज़ाम होता है जिसको हम लोग पीडीएफ कहते हैं, बहुत कम लोग करते हैं। वो तो मतलब क्या बोलता है ना कि चांद पे चढ़ने का सपना देखते देखते माथा में चांद निकल आता है, ये पीडीएफ में यही होगा। ठीक है, चंदिला जाओगे तो पीडीएफ में इसको क्या कहते हैं, पोस्ट डॉक्टरल फेलो। पोस्ट डॉक्टरल फेलो, पोस्ट डॉक्टरल कहने का मतलब यह है कि यह डॉक्टर डिग्री लेने के बाद ही, तो डॉक्टर डिग्री कौन सा है, पीएचडी डिग्री, तो पीएचडी के बाद ही इसका फॉर्म आप तभी सबमिट कर पाओगे जब आप पीएचडी कर ले रहोगे तब। पीएचडी नहीं किए हो तो नहीं कर सकते हो। समझ में आ रही बात? तो पीएचडी किया हुआ रहेगा तब आप फॉर्म कर पाएंगे। तो पीडीएफ में आपको 80 से 90 हज़ार रुपया दिया जाता है पर मंथ। ऐसा लग रहा होगा ना कि अभी कि मतलब यार वाह मज़ा ही आ जाएगा, ये तो कर लेना चाहिए। तो करो ना, जेआरएफ करने में तो चोला छूट रहा है ना, आगे पीडीएफ करना अभी कहाँ से सोच रहे हो भाई, पहले तो जेआरएफ कर लो। ठीक है, तो पीडीएफ में ये व्यवस्था है, तो इसके थ्रू भी कर सकते हैं। जो व्यक्ति चाह लेगा कि बस फेलोशिप पे ही पूरा पढ़ाई करना है तो वो कर लेगा, बहुत सारा फेलोशिप उपलब्ध है, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करना है, थोड़ा सा अपने दिमाग को चलाना है। ठीक, जैसे मेरा एक फ्रेंड है, वो पटना में रहता है, क्या इकोनॉमिक्स से पढ़ाई किया है, नाम नहीं लेंगे उसका। तो वो बोला कि यार ऐसा है ना कि मुझे तुम 50,000 रुपया दो और मैं ऐसा करूँगा कि 2 साल के अंदर वो 50,000 को ना मैं 10 लाख या 20 लाख में तुमको करके दे दूँगा। इकोनॉमिक्स का लड़का है, दिमाग लड़ाते रहता है, खैर उसकी बात नहीं करेंगे। तो वो भी अलग है। देखो यहाँ पे देखो, पीडीएफ के थ्रू आप पैसा लेकर के आप डिग्री हासिल कर सकते हैं। पीडॉक वही सेम चीज़ है जिसके बारे में यहाँ पे बात कर रहे थे हम लोग। डिलीट है, इसको फुल फॉर्म है डॉक्टर ऑफ लिटरेचर, आप लिख लेना। और कुछ भी लिखा था मैंने, हाँ डीएससी लिखा था, डीएससी को लिख लेना डॉक्टर ऑफ साइंस। भारत में अभी तक 2 ही व्यक्ति हुए हैं जो डीएससी का डिग्री लिए हैं, एक तो बाबा साहब अम्बेडकर थे और दूसरा के.आर. नारायणन जो केरल के थे, शायद दलित राष्ट्रपति हुए हैं भारत के। ठीक, समझ में आ गई बात? आगे बात करते हैं। तो यूजी, इसमें दोनों चीज़ समझ में आ गया होगा, यूजी पीजी एमफिल पीएचडी सब हायर एजुकेशन में ही आता है। तो जैसे ही आप ग्रेजुएशन में जाते हो तो हायर एजुकेशन आपका स्टार्ट हो जाता है। ये अलग बात है कि यूजी पास करने के बाद भी लड़का का दिमाग लोअर ही रहता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं चलता है कि करना क्या है। मतलब ग्रेजुएशन भी कर लिए, क्या है कि मतलब ग्रेजुएट ऑनर्स है इस सब्जेक्ट के साथ, और लड़का अभी तक कन्फ्यूज है कि ज़िंदगी में करना क्या है। तो भाई किए क्या थे 3 साल कॉलेज में, उससे पहले क्या भेलपूरी बना रहे थे क्या? ठीक, अब देखो यहाँ तक समझ में आ गई बात हायर एजुकेशन वाले में। ठीक है, तो हायर एजुकेशन में भी 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। एक तो जो ट्रेडिशनल चीज़ें चलती आ रही हैं, ट्रेडिशनल कोर्सेज, और एक जो है कॉमर्शियल कोर्सेज हैं। दोनों में अंतर क्या है? नाम से ये स्पष्ट है, ट्रेडिशनल कोर्स है जिसको करने के बाद कोई गारंटी नहीं है आपको कि पैसा वैसा कमाने लगेंगे, लेकिन कॉमर्शियल जो कोर्सेज होंगे उसमें लगभग गारंटी होता है कि आप ढंग से यदि पढ़ाई किए हैं तो ढंग का पैसा भी कमा लीजिएगा। ठीक, इन दोनों में बेसिक अंतर यही है। तो ट्रेडिशनल कोर्सेज जो करते हैं, जैसे मान लो कि आपने किया बीए, तो क्या बीए कर लिए तो क्या कर लिए, दुनिया में सभी लोग बीए कर रहे हैं, उससे क्या होने जाना है। बीए करने से सिर्फ ये होगा कि जिस फॉर्म में लिखा रहेगा कि जो स्नातक पास लड़का है वही फॉर्म भर सकता है, बस उसी में काम आएगा, ऐसा नहीं कि नौकरी मिल जाएगा। ठीक, और मान लो कि आपने कुछ किया, जैसे एमबीबीएस का प्रोग्राम किया, कॉमर्शियल प्रोग्राम है, हायर एजुकेशन में आता है, तो एमबीबीएस कर लिए तो अपना ठीक ठाक प्राइवेट क्लिनिक भी खोल करके पैसा कमा सकते हैं। बीए वाला का क्या है, क्या है उसका भी है, कोचिंग खोल लो, प्राइवेट कोचिंग, नॉलेज है तब उसके थ्रू कमा सकते हैं, लेकिन गारंटी नहीं है। लेकिन यहाँ पे लगभग गारंटी होता है कि मिल जाएगा। तो कॉमर्शियल प्रोग्राम में हायर एजुकेशन किसने 2 हिस्सों में बटा हुआ है, ट्रेडिशनल वाला और एक कॉमर्शियल वाला। ट्रेडिशनल में कौन कौन आ जाएगा? ऑब्वियसली जो साइंस होता है, जो आर्ट्स होगा और जो कॉमर्स का प्रोग्राम होगा, ये सभी आ जाएंगे। जॉब ओरिएंटेड कोर्स नहीं है। साइंस में आप कर सकते हो यूजी, पीजी, एमफिल, पीएचडी, व्हाटएवर। आर्ट्स में भी सेम चीज़ें कर सकते हैं, कॉमर्स में भी सेम चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन कॉमर्शियल जब कोर्सेज में आएंगे हायर एजुकेशन में, तो यहाँ पे मेडिकल का फील्ड आ जाता है। मेडिकल में आप एमबीबीएस कर रहे हो, ठीक, एमएस कर रहे हो, एमडी कर रहे हो, सभी के सभी इसमें कोई भी एक कोर्सेज करें। हालांकि एमबीबीएस करेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। बैचलर डिग्री का कोर्सेज, एमबीबीएस का फुल फॉर्म क्या होता है आप बताना। ठीक, मेडिकल से रिलेटेड और मेडिकल के अलावा और कोर्सेज हैं। इंजीनियरिंग का कोर्स है, जैसे मान लो 12th के बाद आपके पास 2 ऑप्शन था,
आपको इधर मुड़ना है या इधर मुड़ना है, तो आप मतलब अक्सर लोग सपना देखते हैं इधर मुड़ने का, क्योंकि यह डिसाइड हो जाता है कि 11th या 12th में क्या ले रहे हैं। तो बायो ले रहे हैं तो इसका मतलब आप मेडिकल वाले में जाएंगे। अंग्रेजी में कुछ बुझाता नहीं है, लेकिन लड़का उसी समय सपना देख लिया कि ना मेडिकल में जाएंगे, एमबीबीएस करेंगे। किताब हिंदी में आता ही नहीं, लोलवा को कुछ आता नहीं, एप्पल का स्पेलिंग तक नहीं आता। ऐसे ऐसे को देखे 12th में जाकर के अंग्रेजी का किताबें पढ़े, पहली बार ग्रामर, नाउन याद कर रहे हैं, प्रोपर नाउन किसे कहते हैं, कॉमन नाउन किसे कहते हैं, क्या है यार। तो ग्रेजुएशन में पढ़ रहे थे, उस समय कई सारे दोस्त थे जो जा रहे हैं पढ़ने के लिए किसी इंग्लिश के टीचर के पास, और एडजेक्टिव याद कर रहे हैं, प्रोनाउन क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है। क्या है का मतलब खाक सपना देखे थे पहले, कैसे होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे करोगे तो कैसे होगा। तो 12th के बाद देख लीजिए, यहाँ पे आपने कॉमर्शियल कोर्स से चुन लिया, तो कई लोग मेडिकल चुन लेते हैं, कई लोग इंजीनियरिंग चुन लेते हैं, तो सभी के सभी किस में आएंगे, कॉमर्शियल में। लेकिन 12th के बाद आप इधर आ गए तो सभी के सभी हायर एजुकेशन तो हैं, लेकिन ट्रेडिशनल वाले कोर्सेज हैं। यहाँ तक स्पष्ट है, तो इसको ख़त्म करते हैं। इसमें एक और लिख लीजिएगा, आर्किटेक्ट का आजकल जो कोर्स आ गया है ना, उससे भी रोजगार मिल जाता है। यह जो है रोजगार ओरिएंटेड है, ठीक ना, ये एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड कोर्सेज है, और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड कोर्स नहीं है। बेसिक अंतर यह है। मेरे ख्याल से आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, और बस ख्याल रखिए।